हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट क्लासेज। पिछले लेक्चर्स में हमने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डेफिनेशन, सोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम एनालिटिकल स्कूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एनालिटिकल स्कूल में किस थिंकर ने क्या बात बोली, क्या क्या जूरिस्ट के रोल रहे और एनालिटिकल स्कूल होता क्या है। तो एनालिटिकल स्कूल बेसिकली बात करता है कि लॉ को जिस तरीके से दे रखा है उस तरीके से पढ़ना। इसके अंदर बेसिकली 8 जूरिस्ट है, जिसमें से 4 ही जूरिस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं जॉन ऑस्टिन फर्स्ट जूरिस्ट, जर्मी बेंथम, सालमन, कैल्सन, एच.एल. हार्ट, होलैंड, शेल्डन और मार्कवाई। ये 8 जूरिस्ट हैं। इनकी अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग थ्योरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिफरेंट नेम्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल कि एनालिटिकल स्कूल को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। एग्जाम में वो दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एनालिटिकल स्कूल को पॉजिटिव लॉ स्कूल भी बोला जाता है, इम्पेरेटिव स्कूल भी बोला जाता है और ऑस्टेनियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। एनालिटिकल स्कूल है क्या? एनालिटिकल स्कूल में लॉ को एक लॉजिकल और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना, एक साइंटिफिक वे में पढ़ना, और इसका टोटल फोकस रहेगा कि लॉ है क्या, ये नहीं कि लॉ होना कैसे चाहिए। तो एनालिटिकल स्कूल का मीनिंग क्या रहेगा? लॉ को एक लॉजिकल, एक साइंटिफिक और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना एनालिटिकल स्कूल कहलाता है। इस स्कूल के अंदर मोरालिटी, रिलीजियन, सोशल कंसिडरेशन को डिटैच कर दिया गया, यानी कि इन सारी बातों के ऊपर फोकस इस स्कूल में नहीं किया जाएगा। मोरालिटी, रिलीजियन और सोशल कंसिडरेशन के ऊपर इस स्कूल में कोई भी बात नहीं की जाएगी। स्ट्रक्चर और लॉजिकल वे में लॉ को पढ़ना इस स्कूल में बताया जाएगा। स्कूल के क्या क्या की फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर इसका, लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। फर्स्ट पॉइंट इज लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। लॉ कंसिस्ट ऑफ जनरल रूल्स लेड डाउन बाई ए सोवरेन एंड बैक्ड बाई स्टेट सेक्शन। यानी कि एक सोवरेन सोसाइटी के अंदर, सोवरेन स्टेट के अंदर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी लॉ को फॉलो करवाने के लिए। अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर दे रखा है, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। एनालिटिकल स्कूल के अंदर लॉ और मोरालिटी को अलग किया गया है। लॉ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, मोरालिटी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। लॉ मस्ट बी स्टडीड सेपरेटली फ्रॉम मोरल और एथिकल वैल्यूज़ कि लॉ है क्या, और ये नहीं देखा जाएगा कि मोरल राइट्स क्या है लॉ के। थर्ड पॉइंट इसके अंदर दिया गया है, साइंटिफिक एंड लॉजिकल एनालिसिस। लॉ इज सब्जेक्ट टू रैशनल एंड लॉजिकल स्क्रूटनी, ट्रीटिंग रूल्स लाइक प्रीपोजिशन इन लॉजिक कि लॉ के पीछे रीज़न क्या है, सोसाइटी में लॉ को इम्प्लीमेंट क्यों किया गया है, इस बारे में एनालिटिकल स्कूल के अंदर बताया गया है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज एम्फेसाइज ऑन लीगल कंसेप्ट्स, जैसे कि राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, सैंक्शंस, श्योरिटी, ऑब्लिगेशन। इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया है लीगल कंसेप्ट्स के साथ, ना कि मोरालिटी की बात की गई हो। मोरालिटी के अंदर कस्टम्स, ट्रेडिशंस और ट्रेडिशनल डेवलपमेंट्स, इनकी कोई भी बात एनालिटिकल स्कूल में नहीं की गई है। अब बात करते हैं मेजर थिंकर्स कौन कौन थे। तो सबसे पहला जूरिस्ट इसके अंदर आएगा जर्मी बेंथम। ये डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है, जो कि 1748 से 1832 जर्मी बेंथम। तो जर्मी बेंथम को फाउंडर बोला जाता है मॉडर्न साइंस के अंदर। पॉजिटिविज्म के कॉन्सेप्ट जर्मी बेंथम के द्वारा दिया गया था। इनके अकॉर्डिंग लॉ शुड बी स्टडी लाइक ए साइंस। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करके एक फार्मूला बनाया जाता है, लॉजिकल वे में एनालाइज करके किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वैसे ही लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सोसाइटी के अंदर। इन्होंने 2 बातें बोली कि जूरिस्प्रूडेंस, एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? लॉ को जिस तरीके से दे रखा है वैसे ही पढ़ना। और दूसरा सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस कि लॉ हो कैसे सकता है, इसको डिस्टिंग्विश किया गया जर्मी बेंथम के द्वारा। जर्मी बेंथम ने नेचुरल लॉ थ्योरी को रिजेक्ट किया। इन्होंने सोनिटी और यूटिलिटी के साथ लॉ को कंपेयर किया, कोरिलेट किया। इन्होंने लेजिज फेरी के कंसेप्ट को सपोर्ट किया। लेजिज फेरी में होता है कि स्टेट का
इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर इंटरफेरेंस ना होना, कि स्टेट किसी भी आदमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट जर्मी बेंथम के द्वारा दिया गया, यूटिलिटेरियनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द राइट एम ऑफ लेजिस्लेचर इज कैरी आउट प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। मीन्स कि हर एक लोगों का प्रॉपर एंड क्या है, कि लोगों को इतनी खुशी दी जाए, इतने हैप्पीनेस दी जाए जितने कि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे, सोशल ऑर्डर बना रहे। उससे एक आदमी को इतनी खुशी दे दी और दूसरे को कम दी गई तो ऐसे सोशल ऑर्डर नहीं बनेगा। सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए सोसाइटी में ताकि एक बैलेंस बना रहे। यूटिलिटी को डिफाइन किया गया कि ईविल और बुरी चीज़ों से बचा के कुछ अच्छी चीज़ें करना सोसाइटी में, जिससे सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। इन 3 बातों के बारे में ध्यान में रखना एनालिटिकल स्कूल के अंदर। जर्मी बेंथम के कॉन्सेप्ट में हेडोनिज्म, प्लेजर और पेन। अब पेन और प्लेजर थ्योरी जर्मी बेंथम के द्वारा दी गई। उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस चेंज इट्स सिग्निफिकेंट इन सम वे एज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो अंडरगोज चेंज विद द चेंज इन सोसाइटल चेंज। जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर चेंज आता जाएगा वैसे वैसे लोगों की थिंकिंग, वैसे वैसे उनकी हैप्पीनेस वो चेंज होती जाएगी। अब जॉन स्टुअर्ट मिल ने पेन और प्लेजर थ्योरी के ऊपर क्या बोला कि जर्मी बेंथम ने जो बात बोली हैप्पीनेस के बारे में, उनके ऊपर वो एग्री थे। यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर वो एग्री थे। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ पेन और प्लेजर बताया। उनके बेंथम के अकॉर्डिंग कोडिफिकेशन ऑफ लॉ एक प्रॉपर वे है लॉ को समझने के लिए। उन्होंने अपोज किया जजमेंट लॉज को, यानी कि लॉ जो बनाए गए हैं किसी जज के द्वारा या फिर जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू नहीं बना, लॉ को कोडिफाई किया गया है लेजिस्लेशन के थ्रू। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो बेंथम के द्वारा जो पॉइंट ऑफ व्यू थे एनालिटिकल स्कूल के अंदर वो डिस्कस किए हैं। अब क्रिटिसाइज किया गया बेंथम को भी इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सबसे पहले फ्राइडमैन ने इनको क्रिटिसाइज किया कि 2 वीकनेस बताई गई। फर्स्ट वीकनेस क्या थी, मैटरनलिज्म और आइडियलिज्म को मिक्स कर दिया, लॉ और मोरालिटी का मिक्सअप बताए गए हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि बेंथम एड अंडरएस्टिमेट द नीड ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ और एस्टिमेट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। यानी कि लोगों की जो डिस्क्रिशन है, लोगों की जो इच्छा है, उसको दबा के लेजिस्लेचर को सबसे ऊपर मान लिया गया, लॉ को ही सबसे ऊपर मान लिया गया और लोगों की पावर को ओवर एस्टिमेट कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट उनके द्वारा बताया गया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कम्युनिटी के इंटरेस्ट को डिसबैलेंस इसके द्वारा किया गया, कि लोगों को इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया, सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में बेंथम के द्वारा नहीं बताया गया। तो ये कंसेप्ट था जर्मी बेंथम का। सेकंड जो रिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं जॉन ऑस्टिन। डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1790 से 1859 उन्होंने बुक लिखी है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बुक उनके द्वारा लिखी गई प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 के अंदर। दूसरी बुक उन्होंने लिखी ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये बुक प्रोफेसर ग्रेज के रिस्पॉन्स में लिखी थी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ऊपर। अब ऑस्टिन्स एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। ऑस्टिन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, तो ऑस्टिन इज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। आगे इसके अंदर बात की गई है कि पॉजिटिव लॉ के अंदर लॉ को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश किया गया है मोरल्स और अदर लॉज के साथ। इन्होंने पॉजिटिव लॉ को डिस्क्राइब किया कि एक पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा पॉलिटिकल इन्फीरियर के ऊपर कोई भी रूल सेट करना। जैसे कि अपनी सोसाइटी में एक लीडर है, 20 इंडिविजुअल्स हो गए, तो अब इंडिविजुअल्स के द्वारा इस लीडर को बनाया गया, तो ये हो गया पॉलिटिकल सुपीरियर। अब पॉलिटिकल सुपीरियर क्या करेगा, रूल सेट करेगा पॉलिटिकल इन्फीरियर के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए सोसाइटी के अंदर। इन्होंने 4 बातें बोली, कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी और सोनिटी। ये पॉजिटिव लॉ के चारों एसेंशियल्स हैं कि एक सोवरेन बॉडी के द्वारा कमांड दी जाएगी पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर। कमांड के बाद ये ड्यूटी बनेगी हर एक इंडिविजुअल की
उस कमांड को फॉलो करना। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लगेगी। कि उन्होंने पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी को डिस्टिंग्विश कर दिया। आगे बात करते हैं, ही आइडेंटिफाइज लॉ विद कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन। इन्होंने लॉ को आइडेंटिफाई किया कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन के साथ। अब बात करते हैं लोन फुलर की। लोन फुलर, द पर्पज ऑफ लॉ इज टू सब्जेक्ट ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ रूल। कि लॉ का जो पर्पज है एक रूल बनाना, एक कंडक्ट को देखना कि वुमेन का कंडक्ट कैसा है, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर रूल्स बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना लॉ की। अब बात करते हैं ऑस्टिन की इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के ऊपर। ए रूल, उन्होंने लॉ को डिफाइन किया है, ए रूल लेड फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंस बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर देम। यानी कि पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा इन्फीरियर के लिए लॉ बनाना, पॉलिटिकल इन्फीरियर के लिए लॉ बनाना। इन्होंने दो टाइप से लॉ को डिवाइड किया। फर्स्ट इज लॉ सेट बाय गॉड, सेकेंड इज ह्यूमन लॉ, दैट लॉ मेड बाय मैन टू मैन। पॉजिटिव लॉ को स्टडी करना, एनालाइज करना, प्रॉपर अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इनको द्वारा बताया गया। आगे बात करते हैं 3 काइंड ऑफ लॉ विच नॉट कमांडेड बाय ऑस्टिन। ऑस्टिन के द्वारा इन 3 टाइप्स के लॉ को कमांड नहीं किया गया। फर्स्ट इज डेक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉ। कि डेक्लेरेटरी क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको क्लैरिफाई करता है, नया लॉ नहीं बनाता। एक्सप्लेनेटरी क्या है, किसी लॉ के प्रोविज़न को एक्सप्लेन करना, एलबोरेट करता है। आगे लॉज ऑफ रिपील, नए लॉ, न्यू लॉज इम्प्लीमेंट करना, पुराने लॉज को रिपील कर देना। लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, मोरल्स, राइटिंग ऑफ जूरिस्ट, इन तीनों लॉज के बारे में ऑस्टिन ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। डेक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉ, लॉज ऑफ रिपील और लॉज ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस। तो ये हमने डिस्कस किया ऑस्टिन के बारे में। नेक्स्ट जूरिस्ट इसके अंदर आता है हॉलैंड। डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है 1835 से 1928। बुक का नाम याद रखना आपको, एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंड के अकॉर्डिंग लॉ इज रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स बाय ए सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। यानी कि रूल बनाए जाएंगे, यूनिफॉर्म किए जाएंगे, कोडिफाई किए जाएंगे, कंडक्ट बताया जाएगा उन रूल्स का कि इसके ऊपर लगाए जाएंगे। एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन क्या है कि लॉ गवर्न्स ओनली आउटवर्ड एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट इंटरनल थॉट्स ऑफ और मोटिव। कि लोगों की जो बाहरी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए, उनको सेट करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। इनर थॉट्स और मोटिव से कोई भी लॉ नहीं बनता। अब मेरे कोई इनर थॉट्स कोई नहीं पढ़ सकता, मेरे कोई अंदर के मोटिव को कोई नहीं जान सकता। जो आदमी सोसाइटी के अंदर बाहर कोई एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर ही कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन्फोर्स्ड, लॉ इज बैक्ड बाय कोएर्जन, फोर्स और सेक्शन। यानी कि लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा लोगों के ऊपर, उनको डरा के, फोर्स या सेक्शंस की बता के कि आप अगर इस लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको सैंक्शन मिलेगी। नेक्स्ट इज सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, लॉ इज इन्फोर्स बाय द स्टेट और ए पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी। लॉ को किसके द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा, एक स्टेट के द्वारा या फिर पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा। तो इस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि हॉलैंड के अकॉर्डिंग लॉ है क्या, कोई रूल जो एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन के थ्रू इन्फोर्स किए जाएंगे एक सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा। हॉलैंड्स की जो थ्योरी थी उसके एसेंशियल फीचर क्या है कि लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन, एक सोवरेन बॉडी होगी जो कमांड करेगी सोसाइटी के अंदर, रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगी। एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन के ऊपर लॉ बनाए जाएंगे और इन्फोर्स कैसे किया जाएगा उनको, उन लॉज को सजा दे के, सैंक्शन दे के। लॉ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोरालिटी, एथिक्स और रिलीजन। लॉ के अंदर मोरालिटी, एथिक्स और रिलीजन को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। अब क्लासीफाई किया गया लॉ को हॉलैंड के द्वारा 5 टाइप से। पब्लिक लॉ के बारे में बताया, प्राइवेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बारे में डिस्क्राइब किया गया हॉलैंड के द्वारा कि इंटरनेशनल लॉ जो है लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई पनिशमेंट दे रखी,
ना ही ये बता रखा है कि इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इम्प्लीमेंट ना करने पर ना ही कोई एक अथॉरिटी बना रखी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देर इज़ नो सोवरेन अथॉरिटी अबाउट स्टेट्स, देर इज़ नो डेफिनेट सेक्शन टू इन्फोर्स इट, यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉज के पीछे कोई भी सेक्शन डिफाइन नहीं कर रखी है। अब हॉलैंड का एनालिटिकल स्कूल के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने बताया सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच टू एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये याद रखना है कि सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बताया था एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ लॉ एज रेगुलेटरी एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन के एक्सटर्नल कंडक्ट के थ्रू ही लॉ बनाए जाएंगे। अब क्रिटिसाइज़ किया गया हॉलैंड को भी, सारे जूरिस्ट अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाएगा। अब इग्नोर, क्रिटिसाइज के अंदर इग्नोर्स मोरल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, की मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज़ की बात नहीं की गई। कस्टमरी लॉज को भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन इनके द्वारा नहीं किया गया। तो ये है इनका क्रिटिसिज्म। तो हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहले फर्स्ट जूरिस्ट जो डिस्कस किया था वो थे ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन। उससे पहले जॉन ऑस्टिन, जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन, जर्मी बेंथम और हॉलैंड को हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जूरिस्ट इसके अंदर आते हैं सर जॉन सैलमन, 1862 टू 1924। ये याद रखना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जूरिस्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी बुक के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सैलमन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। तो सबसे पहले याद रखना है जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी के बारे में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन्होंने लिखी, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने डिफाइन किया लॉ को, साइंस जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, यानी कि स्टेट का म्यूनिसिपल लॉ वही सबसे पहला लॉ है, वही सबसे पहला प्रिंसिपल है। सैलमन के अकॉर्डिंग लॉ को सिर्फ सोवरेन की कमांड नहीं माना जाता, बल्कि कोर्ट्स और जस्टिस पर फोकस किया जाता है। सैलमन को क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने कोर्ट को ज़्यादा एम्फसाइज किया है, बल्कि मोरालिटी, कस्टम्स, इनके बारे में कोई भी बात नहीं की गई। लॉ एग्जिस्ट इवन बिफोर कोर्ट्स अप्लाई इट, यानी कि कोर्ट, पहले कोई कोर्ट नहीं होती थी तो भी लॉ एग्जिस्ट करता था। जैसे ही कस्टमरी लॉज होते थे पहले, जैसे किंग कोई भी गलत काम कर देता तो उसको पनिशमेंट देते था, वो कस्टमरी लॉज थे, वहाँ पर कोई कोर्ट नहीं होती थी। तो कोर्ट को इतना और एम्फसाइज करना गलत है, ये क्रिटिसिज्म था। स्कॉलर जो लॉ की डेफिनेशन है, इन्होंने काफ़ी नैरो वे में डिफाइन किया है लॉ को और जूरिस्प्रूडेंस को। तो ये था क्रिटिसिज्म ऑफ सैलमन। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर C.K. एलन, इन्होंने बुक लिखी लॉ इन द मेकिंग। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुक के ऊपर ही, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट जूरिस्ट नहीं है। इन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी है प्रिंसिपल ऑफ लॉज की, और दीज प्रिंसिपल आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिवीजन और इवन रिजेक्शन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी कि सोसाइटी की डिमांड के अनुसार किसी भी लॉ को, किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे सोसाइटी डिनाई कर दी उसको हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं H.L.A. हार्ट के बारे में। H.L.A. हार्ट के द्वारा बुक लिखी द कंसेप्ट ऑफ लॉ। इन बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं, ये बार बार नेट के यूजीसी नेट के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। हार्ट का कंसेप्ट ऑफ लॉ, हार्ट का कंसेप्ट ऑफ लॉ क्या था? हार्ट ने, इस कंसेप्ट के अंदर हार्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि जो लॉ है वो कमांड ऑफ सोवरेन है, जो सैंक्शन के साथ बैक की जाती है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। उनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स है। उनका ये मानना था कि लॉ को दो टाइप से सेट किया जाएगा। फर्स्ट इज प्राइमरी रूल्स, सेकेंड इज सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स के अंदर उन्होंने बताया कि एक ऐसे रूल होते हैं जिसके अंदर ड्यूटी इम्पोज की जाती है एक ह्यूमन के कंडक्ट के ऊपर, कि आदमी को किस तरीके से सोसाइटी के अंदर रहना है। अगर वो गलत कंडक्ट करेगा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी। जैसे ए पर्सन ने किसी बी हाउस के अंदर थेफ्ट कर दी, अब उस आदमी को ये पता है कि थेफ्ट एक क्राइम है, क्राइम करने से क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो उनके लिए क्रिमिनल लॉज बना दिए गए, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज बना दिए गए और टैक्स लॉज बना दिए गए। तो ह्यूमन के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए प्राइमरी रूल्स को सेट किया गया।
कि लोगों को क्या करना है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। अगर वो गलत करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। सेकेंडरी रूल सेट किए गए, दे प्रोवाइड मेथड फॉर क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड इन्फोर्सिंग प्राइमरी रूल्स, कि सेकेंडरी रूल्स प्राइमरी रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए। इन्होंने 3 टाइप के सेकेंडरी रूल्स बताए। फर्स्ट था रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, कि वैलिडिटी ऑफ लॉ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये डिटरमाइन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ लीगल वैलिडिटी इन ए सिस्टम, कि लॉ की कितनी यूटिलिटी है, कितनी वैलिडिटी है, कितने टाइम तक ये लॉ इम्प्लीमेंट रहेगा। और वैलिड लॉज को, जो सोर्स ऑफ वैलिड लॉज है उनको आइडेंटिफाई करना, उसको बोला गया रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। 2 पॉइंट इसके अंदर याद रखने, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल्स के अंदर रूल ऑफ सेकेंडरी रूल्स के अंदर रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। सेकेंड इज रूल ऑफ चेंज, जैसे कि अमेंडिंग द लॉज, किसी भी लॉ के अंदर चेंजमेंट करना। पहले आईपीसी होती थी, आईपीसी को चेंज करके अब बीएनएस बना दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। तो ये चेंज इन लॉज, नाम चेंज कर दिया, कुछ भी अमेंड करना। अमेंडमेंट कहाँ होती है, आर्टिकल 368 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है रूल ऑफ एडजुडिकेशन, एडजुडिकेट करना। एस्टेब्लिश कोर्ट्स प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, वो सारे डिस्प्यूट्स उनको सोल्व आउट करने के लिए, उन मैटर्स को एडजुडिकेट करने के लिए कोर्ट्स बनाई जाएगी, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट बताए गए सेकेंडरी रूल्स के अंदर, रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, रूल ऑफ चेंज और रूल ऑफ एडजुडिकेशन। अब हार्ट के कंसेप्ट को भी क्रिटिसाइज कर दिया गया रोनाल्ड ड्वार्किन के द्वारा, कि इन्होंने लीगल प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया है और इनका ये मानना है कि लॉ और मोरालिटी को सेपरेट कर दिया गया। लॉ और मोरालिटी दोनों साथ में चलेंगे तभी एक लॉ सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो पाएगा, एग्जिस्ट कर पाएगा। मोरालिटी को आप इतना पीछे नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट और लास्ट जो रिस्ट्रीज के अंदर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल के अंदर, वो है कैल्सन, हेंस कैल्सन, 1881-1973। उन्होंने बुक लिखी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की, ये नाम याद रखना है आपको बुक का। अब कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या था, कैल्सन स्टडी को प्योर बनाना चाहते थे, यानी कि लॉ की जो स्टडी है वो पॉलिटिकली, मोरली और सोशियोलॉजिकली और एथिकली फ्री होनी चाहिए। इनका कोई भी प्रेशर, इनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट लॉ के अंदर नहीं होनी चाहिए। इनका यह मानना था कि लॉ जो है साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, कि लॉ को जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से आप पढ़िए, इसके अंदर छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला लॉ एज ए नॉर्म या नॉर्मेटिव साइंस, लॉ इज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म इज ए रूल प्रिस्क्राइब सर्टेन बिहेवियर, कि आदमी के बिहेवियर के ऊपर, आदमी के नॉर्म्स के ऊपर, आदमी की एक्टिविटीज़ के ऊपर ऐसे ऐसे लॉज बनाए गए हैं, उन लॉज को उनको फॉलो करना है। अगर आदमी एक चोरी कमिट कर देगा तो उसको पता होना चाहिए कि चोरी कमिट करने से क्या उसकी कंसिक्वेंसेस होगी। लॉ कभी भी आपके फैक्ट्स को डिस्क्राइब नहीं करेगा, कि लॉ बताएगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया तो लॉ के अंदर मेंशन किया गया कि आपके ऊपर बीएनएस के चार्जेस लगेंगे अगर आप इस टाइप के क्रिमिनल ऑफेंसेस करेंगे तो। अब हायरार्की ऑफ नॉर्म्स के बारे में बताया गया, जिसको स्टीफन बाउ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कैल्सन ने इंट्रोड्यूस किया कि हायरार्की ऑफ लीगल नॉर्म्स क्या क्या हैं। तो हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टैट्यूट्स, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस और जुडिशियल डिसीजंस। कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रैंड नॉर्म है, सुपीरियर लॉ ऑफ नेशन है। उसके बाद स्टैट्यूट यानी कि नए नए एक्ट्स बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, लेजिस्लेशन के थ्रू उसको पास किया जाता है। और जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू जो भी डिसीजंस दिए जाएंगे वो इन सारी चीज़ों को देखकर दिए जाते हैं, कि हर एक नॉर्म का उसका लोअर नॉर्म, एक हायर नॉर्म का लोअर नॉर्म होता है। जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द ग्रैंड नॉर्म, ये सबसे ऊपर हैं। उसके बाद ये नीचे लोअर नॉर्म्स इनको फॉलो करते जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ ग्रैंड नॉर्म के बारे में बताया गया कैल्सन के द्वारा कि ग्रैंड नॉर्म का कॉन्सेप्ट है क्या। ग्रैंड नॉर्म का मीनिंग होता है सुपीरियर लॉ ऑफ द नेशन, कि सारा लीगल सिस्टम का फाउंडेशन ग्रैंड नॉर्म है। कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी क्या है ये ग्रैंड नॉर्म के अंदर बताई गई है,
ये एक रिटन लॉ नहीं है, बल्कि एज्यूम किया जाता है कि सबसे सुपीरियर लॉ अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अब क्रिटिसिज्म भी किया गया कैल्सन का। कैल्सन के अंदर क्रिटिसिज्म के अंदर बताया गया कि गणनॉम को इतना हाइपोथेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट बताया गया है कि इसमें कोई इमेजिनरी बातें की गई है, रिटर्न में कोई भी चीज़ नहीं है इस तरीके की गणनॉम जैसी। और लॉ कैन नॉट बी फुली सेपरेटेड फ्रॉम सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी के बेस पे ही लॉ बनते हैं। अब लॉ को पूरे सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। तो आज की जो क्लास थी, हमने इसके अंदर एनालिटिकल स्कूल के हर एक ज्यूरिस्ट के बारे में डिस्कस किया और हर एक थ्योरी, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझा, जिसके अंदर जॉन ऑस्टिन, जर्मी बेंथम, सालमन, कैल्सन, हार्ट, हॉलैंड, इन सारे ज्यूरिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा हिस्टोरिकल स्कूल के ऊपर। बने रहे लीगल कंसेप्ट क्लासेज के साथ। थैंक यू सो मच।